नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं ज्योति सिंह। हमारे देश में हर रोज ऐसे अनेक शव बरामद किए जाते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाती। मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया में इस बात की पुष्टि तो कर दी जाती है कि किसी शख्स की मौत कैसे हुई, क्या वो किसी अपराध या हादसे का शिकार हुआ या फिर उसकी सामान्य मृत्यु हुई। लेकिन इसके बाद पहचान न होने की वजह से शव अपने परिजनों तक नहीं पहुंच पाते। पहचान के अभाव में ही हमारे देश में अनेक आपराधिक मामले अधर में पड़े हुए हैं। ऐसे में विज्ञान के पास एक ऐसा उपाय है जो इन समस्याओं का हल निकाल सकता है। हम बात कर रहे हैं डीएनए तकनीक की, जिसका उपयोग फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डीएनए को जान लेते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक ऐसा अणु जो मनुष्य की हर कोशिकाओं में मौजूद क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र में पाया जाता है। डीएनए किसी घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है जिसका एक अणु 4 अलग अलग रासायनिक तत्वों एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन से मिलकर बना होता है। इन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फेट के अणु भी मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कोशिकाओं के लिए जरूरी प्रोटीन्स का निर्माण करता है, इसीलिए डीएनए हर जीवित कोशिका का आधार है। मनुष्य की सभी आनुवंशिक जानकारियां डीएनए में छुपी होती हैं। जुड़वा लोगों को छोड़ दें तो हर इंसान का डीएनए सीक्वेंस दूसरे इंसान से अलग होता है। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार डीएनए की खोज 1953 में की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद धीरे धीरे डीएनए का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक के तौर पर किया जाने लगा और फिर इसी कड़ी में एलेक जॉन जेफरीज ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की और 1985 में पहली बार इसका इस्तेमाल एक आपराधिक मामले को सुलझाने में किया गया। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी जिससे आपको डीएनए की कई जानकारियां मिल गई होंगी। चर्चा की शुरुआत से पहले चलिए आपको अपने विशेषज्ञों से मिलाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एम्स के डॉक्टर अभिषेक यादव और CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर श्रीधर शिवासुब्बा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर श्रीधर, सबसे पहले हम आपसे डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमें। देखिए, मनुष्य में काफ़ी सेल्स होते हैं और हर एक सेल में, तकरीबन हर एक सेल में डीएनए होता है। ये जो डीएनए होता है 4 केमिकल अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के साथ जी। और ये 3.3 बिलियन केमिकल अल्फ़ाबेट्स जितना होता है उतना बड़ा है। और आपके और मेरे में 99% ऑफ द डीएनए एकदम सिमिलर होता है, ठीक है। 1% का मात्र डिफरेंस होता है। ये 1% को प्रोफाइल करने पे या जांच करने पे हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो एक मनुष्य को दूसरों से कैसे डिफरेंस से पता कर सकते हैं, ठीक है। इनमें छुपी हुई क्या क्या डिजीज़ेस हैं, ठीक है, ये कहाँ से आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, इनके रिलेटिव्स कौन हैं, ये सब कुछ हम प्रोफाइल कर सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपसे जानना चाहूँगी प्रोफाइलिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, डीएनए प्रोफाइल की बात करें तो? इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। जी, बिल्कुल। जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे डीएनए में, किसी भी एक मनुष्य के डीएनए में अथाह सूचना होती है। मतलब उससे उसके आपका शारीरिक बनावट कैसी रहेगी, उसको कौन सी बीमारियां उसके जीवन काल में हो सकती हैं, उसके 2-3 पुरानी पीढ़ी तक क्या बीमारियां रही होंगी, कौन सी जाति या किस स्थान से वो बिलोंग करता है, तो ये सारी सूचना हमारे डीएनए में होती है। उसके 1984 में सर एलेक जेफरीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके और उनके साथ उनकी टीम ने इस डीएनए की इंफॉर्मेशन को के बीच में कुछ एक हमारा डीएनए होता है जो एक व्यक्ति विशेष में अलग अलग पाया जाता है। उसमें उस पोर्शन डीएनए में जैसे सर ने बताया, हमारा जो डीएनए होता है वो हमारे शरीर की बनावट और शरीर के कार्यों को डिसाइड करता है। लेकिन उसके बीच में कुछ
पोर्शन कह लीजिए आप या कुछ हिस्सा कह लीजिए डीएनए का, वो होता है जो किसी काम का नहीं होता, वो हर व्यक्ति विशेष में अलग अलग होता है। तो सर एलेक्स जेफरीज और उनके टीम ने उस चीज़ को रिसर्च किया और उन्होंने सिमिलर टू जैसे हमारा उंगलियों के निशान होते हैं, जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग नाम की एक टेक्निक का इजाद किया जिसमें सिर्फ एक आदमी की पहचान के लिए उस टेक्निक का इस्तेमाल हो सकता था। जैसे उनका उद्देश्य ये था कि जैसे हम एक सुपरमार्केट में एक जैसे चीज़ों पे बार कोड लगा होता है, उस चीज़ से किसी भी चीज़ की कंप्यूटर द्वारा पहचान करी जा सकती है, वैसे ही एक इंसान की पहचान के लिए भी एक बार कोडिंग या कुछ एक ऐसा प्रोफाइलिंग इजाद की जाए। तो उन्हीं की तकनीक का 1983 और 86 में 2 नाबालिग लड़कियों की हत्या हुई थी एक इंग्लैंड के गांव में। तो उन्हीं की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने आसपास के सारे गांव के लोगों को और उसके जो नज़दीक के गांव थे उनके लोगों के डीएनए सैंपल्स लेके असली मुजरिम था उसको पकड़ा। तो धीरे धीरे उसी टेक्निक का इजाद होते हुए 1987 में उस चीज़ को डीएनए प्रोफाइलिंग का नाम दिया गया। तो डीएनए प्रोफाइलिंग और का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि इंसान की पहचान करने के लिए, खासकर आपराधिक मामलों में या गुमशुदगी मामलों में या मातृत्व और पैतृत्व की जानकारी के लिए। तो इस चीज़ को हम डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। डॉक्टर श्रीधर, कौन से सैंपल्स लिए जाते हैं? अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए टेस्टिंग करना चाहते हैं तो कौन से मुख्य सैंपल्स होते हैं जिनके द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं, और कौन सी लैब्स हैं इंडिया में जहाँ पे ये काम हो रहा है डीएनए के ऊपर? सर देखिए, शरीर के ऑलमोस्ट हर सेल पे डीएनए होता है, पर जहाँ तक जांच की है, हम बॉडी फ्लूइड्स जैसे सलाइवा, ब्लड, ठीक है, स्किन सेल्स या कुछ भी बॉडी पार्ट्स जो होंगे उनसे भी हम डीएनए निकाल सकते हैं। ठीक है, फोरेंसिक्स के फील्ड पे तो एकदम माइन्यूट से माइन्यूट सेल से भी थोड़े से सैंपल्स जो भी क्राइम सीन पे होते हैं वहाँ से भी डीएनए निकल जा सकते हैं। और लैब्स की जब हम बात करते हैं, इंडिया में काफ़ी लैब्स हैं जहाँ पर डीएनए के ऊपर में जांच होती है। ठीक है, प्रीमियम लैब्स हैं आपके सेलुलर एंड CSR, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB जो हैदराबाद में है। ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग CDFD है हैदराबाद में। उसके बाद में दिल्ली में है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। सर, क्या इससे टाइम ड्यूरेशन भी जुड़ा होता है, जैसे कि सैंपल इतना पुराना हो, कितना पुराना हो, तभी उसकी सीक्वेंसिंग की जा सकती है, ऐसा भी कुछ लिमिटेशन है क्या इसमें? नहीं जी, ये डीएनए क्वालिटी पे डिपेंड होता है, टाइम पे नहीं होता है जी। डीएनए एक ऐसे चीज होता है जो जल्दी में डिग्रेड होता नहीं है जी। ठीक है, तो अगर सही क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का डीएनए है तो कभी भी उसके ऊपर जांच हो सकती है। 1 साल बाद में, 10 साल बाद में डीएनए ही रहता है जी। डॉक्टर अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी, डीएनए प्रोफाइलिंग की जरूरत कब पड़ती है? फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? डीएनए प्रोफाइलिंग की जरूरत कई टाइप के प्रकार के आपराधिक केसेस में पड़ती है, जिनमें से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनकी पड़ती है मर्डर या हत्या के केसेस में। दूसरी यौन उत्पीड़न या के केसेस में, जैसे बलात्कार हो गए, जैसे जितने भी घृणित कार्य प्रकार के होते हैं इन केसेस में, क्योंकि जब पुलिस के पास जो मुजरिम या जो भी संदिग्ध होता है वो अगर अपना जुर्म कबूल भी लेता है, या तो उस जुर्म के कबूलने की जब अदालत में सजा के लिए वो मुकदमा जाता है तो पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे की अदालत में वैधता नहीं होती। तो जब पुलिस को साबित करना होता है तो साइंटिफिक एविडेंसेस से या उनको एक अपना सबूत पेश करना होता है अदालत के सामने, तो इन केसेस में बहुत ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, लापता और लावारिस जो लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और शव की शिनाख्त नहीं हो पाती, उन केसेस में डीएनए का एनालिसिस और आइडेंटिफिकेशन होना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अभिषेक, हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डीएनए पे और भी बातें करेंगे। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है।
ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम प्रोफाइलिंग की बात करते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग की। कौन कौन से देश हैं जहां पे इसका उपयोग किया जा रहा है? जितने भी विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, इनमें सबसे बड़ा डाटाबेस विश्व में उपस्थित है। कोई अपराधी अपना जुर्म नहीं छुपा सकता, नहीं छुपा प्रोफाइल्स सकता। उनके पास अवेलेबल, उनके पास उनकी शिनाख्त की हर चीज का अवेलेबल है। डॉक्टर श्रीधर, आपसे जानना चाहूंगी कि एक सैंपल अगर हम लेते हैं तो एक प्रोफाइल बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, कितना समय लगता है इसको बनाने में? देखिए, ये जो वर्ड जो प्रोफाइल आप यूज़ कर रहे हैं, इसकी कई डेफिनेशंस होती है और किस सिनारियो में आप इसको एम्प्लॉय करते हैं। हाँ। तो अगर सिंपल सा आपको खाली एक डीएनए का प्रोफाइल एक मनुष्य का निकालना है, जी। 7 से 15 दिन के बीच में हो सकती है। अगर उसी को हम होल जीनोम सीक्वेंस करने पे जरूरत पड़ गई तो कभी कई 20 दिन लग जा सकते हैं उस पे। डॉक्टर अभिषेक, अभी हम दूसरे देशों की बात कर रहे थे जहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। भारत में भी डीएनए टेक्नोलॉजी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, किन बातों को शामिल किया गया इस ड्राफ्ट में? उनमें मैं आपको जो मेन उद्देश्य हैं सरकार के, मैं उनको आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो है डीएनए बोर्ड बनाना। जैसे अभी तक क्या हो रहा है, आपराधिक मामलों में सरकार द्वारा स्थापित की गई CFSL और स्टेट FSLs में डीएनए की प्रक्रिया होती है, या CDFD में, जैसे सर ने बताया हैदराबाद में, CDFD हैदराबाद में। उसके अलावा जितनी डीएनए लैब्स हैं वो आपराधिक मामलों में ना करके बल्कि बीमारी या और किसी जैसे शारीरिक कोई विकलांगता हो, उस तरीके के लिए डीएनए एनालिसिस करती है। तो उस सब को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने एक डीएनए, सबसे पहला उद्देश्य डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाना। उस बोर्ड बनाने के बाद उस बोर्ड के अंतर्गत स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे सरकार को उचित लगेगा लोगों के लिए, उस हिसाब से जगह जगह सेंटर या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वाइज लैब्स स्थापित करना, उन लैब्स की क्वालिटी को कंट्रोल करना, उन लैब्स को मान्यता प्रदान करना, उन लैब्स का मॉनिटरिंग का एक तरीके से प्रक्रिया डिसाइड करना, और उसके अंतर्गत फर्दर 5 तरीके का डीएनए डाटाबेस तैयार करना, जिसमें जो लोगों को अदालत से मुजरिम साबित हो गए हैं, जो आपराधिक मामलों में पकड़े गए हैं और अदालत में केस चल रहा है, दूसरा लापता लोगों का, तीसरा जो लोग प्राकृतिक आपदा में मारे गए हैं। तो इस तरीके के सरकार के उद्देश्य हैं जो जिन्हें कह लीजिए प्रमुख उद्देश्य हैं। हाँ, प्राइवेसी पे बहुत सवाल उठते हैं, निजता के ऊपर, कि प्रोफाइलिंग की वजह से उनकी निजता चली जाएगी। सर, उसके बारे में आप दोनों का मैं टेक जानना चाहूंगी कि क्या हो सकता है उसमें। मैं अगर हम सिर्फ आपराधिक मामलों में देखें, एक हमारे डीएनए में अथाह इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें लेकिन आपराधिक मामलों में सिर्फ पहचान के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी ली जाती है। तो उस इन्फॉर्मेशन को दुरुपयोग रोकना का जो मुद्दा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और निजता का उससे ज़्यादा वो आपस में संबंध नहीं है। लेकिन श्रीधर, आपका भी व्यू मैं जानना चाहूंगी इस विषय पर। जो प्राइवेसी की बात हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सर से पूरा ही सहमत हूँ कि जहाँ तक लीगैलिटी की बात आती है, प्राइवेसी की उसमें एकदम स्कोप नहीं होती है जब तक वो लीगल केस है, ठीक है। बट उसको कैसे मिसयूज प्रिवेंट किया जाए, उसके लिए लॉस की ज़रूरत है, हमारे कंट्री पे कानून की ज़रूरत है। बाकी देश जैसे अमेरिका वगैरह में जेनेटिक नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है, जिसके द्वारा आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो उनके जेनेटिक मेकअप के थ्रू। डॉक्टर श्रीधर, डीएनए बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे तैयार किया जाएगा और क्या प्रोसेस होगा इसका? देखिए, डीएनए बैंक ऐसे एक स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहां पर, जैसे सर ने बताया, जो भी लापता लोग हों या कोई बीमार के लोग हों या जनरल पॉपुलेशन के लोग हों, उनको सिक्योरली मेंटेन किया जा सके थ्रू गवर्नमेंट एजेंसी, ताकि उसका मिसयूज ना हो थ्रू एनी अदर नॉन रिक्वायर्ड
मैकेनिज्म्स के लिए या नॉन रिक्वायर यूटिलिटी के लिए। तो डीएनए बैंक्स गवर्नमेंट के थ्रू स्थापित की जाती है और रेगुलेटेड भी होनी चाहिए। डॉक्टर अभिषेक, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसकी वजह से आपको प्रोफाइलिंग से काफी मदद मिली किसी केस को सॉल्व करने में। इस मामले में मैं आपको उदाहरण तो कई दे सकता हूँ, लेकिन एक बहुत ही बहुचर्चित केस है शीना बोरा मर्डर केस। अगर आपने उसके बारे में अखबार में या किसी और न्यूज़ एजेंसी में पढ़ा होगा, क्योंकि मैं उसमें खुद एक उनके हड्डियों की जांच में शामिल था, तो उसकी मृतका की हड्डियों की डीएनए ना होने की वजह से 3 साल तक शिनाख्त नहीं हो पाई थी। और जब कोई भी एक पुलिस एक आपराधिक मामले की इन्वेस्टिगेशन में जाती है तो शव की शिनाख्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो जब उसकी शिनाख्त हो पाई, उसके बाद ही पुलिस ने उस आपराधिक प्रसंग को सॉल्व किया। तो एक तो ये बहुत ही बहुचर्चित एग्जाम्पल है। बाकी ऐसे मैं बहुत आपको उदाहरण दे सकता हूँ जो हम कोर्ट्स में देखते हैं, जो केस पोस्टमार्टम हमने किया है, जो केस हमारे साथ हुआ है। तो ऐसे बहुत केस हैं जहाँ पे मुजरिम को सिर्फ इसी वजह से सज़ा मिलती है कि उसका डीएनए उस जगह पे पाया जाता है, उस मर्डर की जगह पे या रेप की जगह पे जहाँ पे वो कहता है मैं उपस्थित नहीं था। तो बहुत ही हमारी जुडिशरी में आजकल कई केसेस की जजमेंट डीएनए पे बेस होकर सजा मिलने लग गई। डॉक्टर अभिषेक, ये जो टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करें, अभी जो ये प्रोफाइलिंग हमारे पास अवेलेबल है, कितना डिफरेंस और कितनी आसानी होती है इसमें? मैं आपराधिक मामलों में डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे पहले आपको लाभ बताना चाहूँगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे शरीर के हर सेल में डीएनए उपस्थित है। अगर जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, अगर हम स्वैब लेते हैं तो ये बहुत चांस है कि हमारा डीएनए उससे निकल आएगा। डॉक्टर श्रीधर, डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो और भी कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, अगर हम बात करें तो? और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? कब हमने पहली बार ये जाना कि हाँ इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, फोरेंसिक्स के अलावा डीएनए टेक्नोलॉजीज हेल्थ केयर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में बहुत ही अहम पोजीशन ले ली है आज के दिन पे। क्योंकि 2008 की बात है, 2008-2009 में इंडिया became the 5th country in the world to have the ability to sequence the whole human genome and analyze it and interpret it। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में दिल्ली में हुई थी। अच्छा। उसके बाद में अभी हम काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन जीनोम हम मंथली बेसिस पे करते हैं। इंडिया में 7 करोड़ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं जिनके में जेनेटिक डिजीज है। तो उनको तो डायरेक्टली ही एडवांटेज अब मिल गया है कि डीएनए सीक्वेंस करिए, आपकी क्या डिफेक्ट है आइडेंटिफाई करिए और इस डिफेक्ट के ऊपर में आप डॉक्टर से डायग्नोसिस और काउंसलिंग ले सकते हैं। यहाँ वक्त हो चला एक और ब्रेक का। डीएनए की और भी बारीकियों को जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर श्रीधर, आपसे जानना चाहूंगी गवर्नमेंट कैसे डीएनए टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट की है लास्ट 1 डेकेड में डीएनए टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने के लिए। मोस्ट रिसेंट है गवर्नमेंट ने एक काफ़ी एम्बिशियस स्कीम लॉन्च किया है टू यूज़ डीएनए टेक्नोलॉजीज फॉर डिलीवरिंग प्रिसिशन मेडिसिन। ये हेल्थ केयर में एक नया सा कॉन्सेप्ट है कि आप डीएनए टेक्नोलॉजीज यूज़ करके किसी
इंडिविजुअल को, एक मरीज को या उनके फैमिली को या उनके कम्युनिटी को, ठीक है, प्रिसाइज डिजीज डायग्नोसिस करने का, उनके प्रिसाइज थेराप्यूटिक्स करने का, ठीक है। ये काफ़ी एक एम्बिशियस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, एक बायो मिशन है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ये एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है। इसके दौरान काफ़ी इंस्टीट्यूट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ICMR है, CSIR है, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस मिलजुल के इस प्रोग्राम के लगे हुए हैं ताकि लाखों लोगों का होल जीनोम सीक्वेंसिंग करें, डेटाबेस में हम रखें और इनसे मेडिकल वैल्यू निकालें। जी, सरकार के प्रयासों की बात हो गई। अब सबसे बड़ा विषय जो है डॉक्टर अभिषेक, डिजास्टर्स की बात करें, आपदाओं की बात करें, तो ऐसा होता है कि एक साथ कई जानें चली जाती हैं, कई लोग बिछड़ जाते हैं। ऐसे में DNA टेक्नोलॉजी कैसे उपयोगी हो सकती है? इस संदर्भ में मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में काम करते हुए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में काम करते हुए फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में हमारा बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है आपदाओं के साथ उनको मैनेज करने के लिए, डेड बॉडीज़ के लिए। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कोई प्राकृतिक या इंसान द्वारा बनाई गई आपदा होती है तो शवों की शिनाख्त एक बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है जी। कई बार शव जल जाते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा बहुत साल पहले उफार फायर ट्रेजेडी हुआ था, और कई बार ब्लास्ट होता है, शव छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और मैं अभी आपको एक निकट का एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे केदारनाथ में ऐसे कितने ही परिवार हैं जो अभी तक अपने परिजनों की वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तो कम से कम हम सही शव की सही शिनाख्त करके उनके दुख को तो नहीं कम कर सकते, लेकिन उनकी दुविधाओं को एक अंत दे सकते हैं ताकि अपने वो जीवन में आगे बढ़ सकें। विस्तार से बात करें तो कैसे, किस तरीके से ये प्रोसेस को हम कर सकते हैं सर? अगर जैसे कोई डिजास्टर आया, हमें डेड बॉडीज मिली, तो क्या प्रोसेस होगा उसके बाद? उसमें मैम हम किस तरीके से प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, जब भी हमको डेड बॉडीज मिलती हैं तो सबसे पहले अगर डेड बॉडी पूरा अगर शव की छिन्न भिन्न नहीं हुआ है तो उसमें से हम DNA सैंपल लेते हैं। DNA सैंपल से उसकी पहचान के लिए DNA प्रोफाइलिंग बना ली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अगर 10 लोगों की मृत्यु हुई या 20 की मृत्यु हुई या 50 की या 100 की, अगर आपके पास सबका DNA की प्रोफाइलिंग मौजूद है तो कल जब भविष्य में उनके रिश्तेदार आएंगे कि हमारा ऐसे ऐसे रिश्तेदार नहीं मिल रहा है या हमें शक है कि मृत्यु हो गई है, तो उनका सैंपल लेके ये कुछ ही मुझे लगता है कुछ मिनटों या मुश्किल से कुछ घंटों की बात होगी कि मतलब बरसों का जो इंतजार है, बरसों का इंतजार है, और उसमें हम बहुत ही तेजी से उनकी हम आइडेंटिफिकेशन करके उनको बता सकते हैं। मतलब कम समय में हम लोगों को जो आवश्यक जानकारी है दे सकते वो पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर श्रीधर, DNA टेक्नोलॉजी रिसर्च का बहुत बड़ा एरिया है, बच्चों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए? अगर हम बात करें तो थोड़ा रिसर्च एरिया की बात करें तो देखिए, DNA टेक्नोलॉजीज जो है एक इमर्जिंग साइंस है। जो हमारे अभी कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, डेफिनेटली इस पे एक पार्ट ले सकते हैं। जैसे नेशनल लैब्स हैं, नेशनल मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें सारे ट्रेनिंग मिलती है इनको उस पे करने के लिए। एक इमर्जिंग एरिया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जीनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जीनोमिक्स उस फील्ड को बोलते हैं जिसपे आप ये DNA टेक्नोलॉजीज के ऊपर में काम करते हैं और इनके ऊपर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसे फील्ड होती है जिसपे ये जो DNA से इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के माध्यम से निकालते हैं और उनका इंफॉर्मेशन को हम मेडिकल नॉलेज या प्रोफाइलिंग नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। ये एक काफ़ी एक इमर्जिंग साइंस है जी, तो बच्चे जरूर इस पे ध्यान दें। डॉक्टर अभिषेक, अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की, तो DNA टेक्नोलॉजी कैसे मददगार साबित होती है? मैम, पहचान स्थापित करने के लिए DNA टेक्नोलॉजी तो मैं कहूँगा कि अभी के समय में सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। जैसे कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं जो लोगों के ज्ञान में नहीं आते, लेकिन मैं दो बहुत चर्चित एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। एक नई दिल्ली से एक किशोर का अपहरण किया गया था, किडनैपिंग हुआ था, और कुछ समय बाद वो लड़का बांग्लादेश में मिला और वहाँ की सरकार ने DNA टेस्ट करवाया गया, और उस बच्चे का जब अपने पिताजी से DNA सैंपल हुआ तो उसको बच्चे को वापस लाके परिवार के साथ मिलवाया गया। दूसरा एक बहुत ही कुछ समय पहले का एक बहुचर्चित, एक बहुत ही
आदरणीय और माननीय पॉलिटिशियन थे ND तिवारी, जी। तो उसका वो मीडिया में भी सुर्खियों में रहा काफी, और जी। उस केस का भी एक जीता जागता उदाहरण है कि इतने सालों बाद भी उनके बेटे को ये पता चला कि वही उनके किसी पिता। बेटे को हक मिला और अपने पिता की पहचान प्राप्त हुई। डॉक्टर श्रीधर, आपसे जानना चाहूंगी, गवर्नमेंट के अलावा क्या प्राइवेट सेक्टर भी इस दिशा में काम करते हैं? क्या उनकी तरफ से भी कुछ प्रयास किए जाते हैं? गवर्नमेंट तो इस पे लीड ले रखी है काफ़ी 10 साल से, बट हाल ही में प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो मेडिकल एप्लीकेशन के लिए, फोरेंसिक के लिए नहीं है, वो ऑथोराइज नहीं है, बट कि मेडिकल एप्लीकेशन के लिए ये DNA टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रही है। काफ़ी सारे कंपनियां हैं इंडिया में जो, जैसे होल एक्सोम सीक्वेंसिंग एक टेक्नोलॉजी होता है जो DNA पे जांच करता है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, जी। ये सब में काफ़ी पॉपुलर कंपनीज इंडिया में होने लगी है। काफ़ी पेशेंट्स अभी खुद ही अपने डॉक्टर को सजेस्ट करने शुरू कर दिए हैं कि क्या मैं भी करवा लूं क्योंकि मेरे फैमिली में एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो ये भी एक पॉपुलर हेल्थ एप्लीकेशन के रूप में, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में हाँ DNA जी। टेक्नोलॉजी फॉरेंसिक साइंस के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लिए बहुत उपयोगी बहुत साबित हुई। उपयोगी, हाँ जी। जी, डॉक्टर श्रीधर, डॉक्टर अभिषेक, आप दोनों स्टूडियो आए, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इस तरह DNA तकनीक लापता लोगों, बिना पहचान वाले मृतकों और आपदाओं के दौरान बड़ी संख्या में हुई मृतकों की पहचान में भी सहायक साबित हो सकती है। साथ ही आपराधिक मामलों में इसके इस्तेमाल से न्यायिक प्रक्रियाओं में भी तेजी लाई जा सकती है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। आप अपने सुझाव नीचे लिखे ईमेल ID पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।